बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, कोरोना आया तो इस वबा ने इंसानी जानों को निगलना शुरू कर दिया। वबा से बचने के लिए जो तदाबीर इख्तियार की गई थी, उनके नतीजे में भूख ने गरीब और मतवसत तबके के आंगन में डेरे डाल दिए। दुनिया की हर हुकूमत के लिए मुश्किल हो गया कि वो लोगों को बीमारी से बचाएं या भूख से। कप्तान ने इसी सोच के तहत हिकमत अमली इख्तियार कर की, कोरोना से भी बचना है और गरीब को बेरोजगार भी नहीं होने देना। पॉलिसी कामयाब रही, दुनिया ने इसको तस्लीम भी किया। कोरोना की चौथी लहर आई तो वादी सिंध में सूरत हाल तशवीशनाक हो गई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने हंगामी हालत में एक बार फिर मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला किया है, जबकि कराची की ताजिर बरादरी ने इसे तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। सिंध हुकूमत का लॉकडाउन का फैसला दुरुस्त था या जल्दबाजी या किसी देर का नतीजा? कुछ अंदर की बातें आज के इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे। और एनसीओसी जो एक कौमी सतह का इदारा है, कहीं सिंध हुकूमत ने इस इदारे की तजावीज़ को मानने से इनकार तो नहीं कर दिया, इस पर भी बात होगी। आफत और मुसीबत में सियासत के बजाय पूरी कौम को यकजा होकर मुकाबला करना होता है। हमारे साथ रहिएगा। टेलन न्यूज स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेजबान सफदर अली। अब एहतियात कर मेरे भाई के बाद में रहना नहीं है कुछ भी तेरे इख्तियार में। शाह और शाह के वफादार सब परेशान और तबाह हाल। सिंध की सियासत में तो एक खुलबली सी मच गई है। कोरोना ने साईं सरकार के कड़ाके निकाल दिए हैं। गहरी नींद में सोई हुई सिंध हुकूमत ऐसी जागी कि दिन में तारे दिखाई देने लगे हैं। कुछ समझ नहीं आया और बेफरकर फौरी तौर पर एक ऐसा फैसला कर दिया जिसका खुमियाजा पूरा सिंध तड़पती हुई हालत में अदा करेगा। मैं तो समझा था कि गम खारी करेगा मेरी, तूने आते ही शुरू अपनी सियासत कर दी। कोरोना की चौथी लहर की वजह से सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन लगाने का फैसला किया। यह एक बड़ा सख्त और अचानक लगने वाला लॉकडाउन है। पहले कोई वार्निंग जारी नहीं की गई, अवाम को इसके लिए तैयार नहीं किया गया, बल्कि ऐसा लगा कि अचानक कोई हुकूमत सो रही थी, एकदम उसकी आंख खुली और जैसे ही उसकी आंख खुली उसने हर चीज को बंद कर दिया। वायरस के वार में मारे गए, दर्द के पिंदार में मारे गए, नाज जिनको था खुदाई पर वो भरे दरबार में मारे गए। और ऐसा ही लग रहा है। बड़े दिनों से खबरदार किया जा रहा था कि कोरोना बढ़ रहा है और गुज़श्ता 3 हफ्तों से कराची में रिपोर्ट हो रहा है कि वहां पे कोरोना केसेस की तादाद बड़ी तेजी से बढ़ी है। जब मवेशी मंडियां लगी तब भी मीडिया ने बताया कि कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है और कराची में सबसे ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन इस पे किसी ने तवज्जो नहीं दी। सिंध हुकूमत ने ख्याल नहीं किया, एसओपीज पर अमल दरामद नहीं करवाया। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर जरनाब मुनीर साहिबा ने। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सिंध में कोरोना ने तबाही मचा दी है, हमें बताइएगा कि कोरोना की चौथी लहर किस हद तक फैल रही है और इसके असरात क्या होंगे? देखिए, कोरोना की जो ये 4th लेयर है, जिसको हम डेल्टा वेरिएंट ऑफ कोविड बुलाते हैं, डेल्टा वेरिएंट, जो कि इंडिया में मई के स्टार्ट हुई थी और अभी ये मोर देन 90 कंट्रीज यानी कि 90 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में ये जो है स्प्रेड हो चुकी है। और हमारी कंट्री में, पाकिस्तान में, इसका जून में इसकी जो है ना वेव स्टार्ट हुई है, स्टार्ट होना। और अब ये तकरीबन कराची में 8% जो कोविड केसेस थे हमारे पास, वो विद इन वीक जो है ना अब 23.8% तक बढ़ चुके हैं केसेस। तो ये डेल्टा वेरिएंट जो है ये बाकी वेव से ज्यादा खतरनाक है और इसके बारे में कहा जाता है कि ये फास्टेस्ट, फिटेस्ट और फॉर्मिडेबल वेरिएंट ऑफ कोविड है। यानी अभी तक की जो 4 लेयर्स आई हैं उसमें सबसे ज्यादा ट्रांसमिसिबल, सबसे ज्यादा फैलने वाला, तेजी से फैलने वाला ये वेरिएंट है। और इसके जो है ना, इसको फैलाव में जो है ना हम लोगों का अपना भी एक किरदार है, बहुत बड़ा किरदार है कि हमारी आधी से ज्यादा आवाम तो वैक्सीनेशन करवाना नहीं चाहती और जो वैक्सीनेशन करवा चुके हैं वो अब उसके बाद ख्याल नहीं रखते इसका, ना मास्क पहनते हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग। जो एसओपीज हम लोग पिछले 4 वेव से कॉन्टिन्यूसली कह रहे हैं कि उनको फॉलो किया जाए, क्योंकि वैक्सीनेशन 100% नहीं है जो है प्रोटेक्टिव, लेकिन वही बात है कि पब्लिक हमारा इस चीज का ख्याल नहीं रखती। तो इस वजह से अब हम लोग फुली जो है ना हमारे बेड्स फुल हो चुके हैं। अच्छा, मुझे इस पर कहिएगा कि क्या ऐसे हुकूमत को इक़दामात लेना चाहिए कि इंसानी जानों को बचाया जा सके और इस तमाम तर सूरत हाल को कंट्रोल किया जा सके? आपने बिल्कुल ठीक निशानदही की है कि अवाम हमारे बात नहीं मानते, बात नहीं सुन रहे, चाहे वो वैक्सीनेशन लगवाने का मामला हो या कोई और।
हुकूमत इस पर क्या किरदार अदा कर सकती है? आप हुकूमत को क्या मशवरा देना चाहेंगी? जी, हुकूमत के लिए तो एक मशवरा जो मैं अपनी तरफ से देना चाहूंगी कि एसओपीज पे अमल दरामद कराया जाए। जैसे कि पहले स्टार्ट में जब हमारी फर्स्ट वेव आई थी तो बाय हुक और बाय क्रुक गवर्नमेंट ने कराया, लेकिन वही बात आ जाती है कि उसमें हमारे पब्लिक सेक्टर का बहुत ज्यादा, कि हमारी पब्लिक जो है ना ताउन करे, क्योंकि ये सिर्फ हुकूमत की बात नहीं, हमारी अपनी जानों की बात है। और ना सिर्फ इस तरह, अगर लेट्स सपोज हम गवर्नमेंट लॉकडाउन करती है तो अब वो हमारी पब्लिक पे ही बर्डन है, सोशल बर्डन है, क्योंकि अभी हॉस्पिटल बर्डनाइज नहीं हो रहे बल्कि हमारी इकोनॉमी भी इससे अफेक्ट होती है। तो फिर इसलिए बेहतर तो ये है कि अगर बिल्कुल। सब पब्लिक की ओपन है, यानी कि अगर मार्केट्स ओपन है, तो हम खुद इस चीज का ख्याल रखें कि हमने एसओपीज फॉलो करनी है, हमें हैंड इस तमाम तर सैनिटाइजर यूज सूरत करने हाल हैं। से निपटने के लिए खुद ख्याल करना होगा। डॉक्टर जरनाब मुनीर साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपके वक्त का। नाजरीन, ईद की छुट्टियों में हर तरफ लोग फिरते रहे, लोग शॉपिंग मॉल्स में आए, बाजारों में आए, मंडियों में आए, एसओपीज का ख्याल नहीं रखा गया और सिंध हुकूमत इस चीज को नजरअंदाज करती रही। चीजें चलती रहीं और कोरोना फैलता गया। अब ऐसा लगा कि अचानक साइंस सरकार की आंख खुली और उन्होंने अगस्त तक कराची में लॉकडाउन कर दिया है और यह फैसला 8 अगस्त तक का है। लेकिन सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि अगस्त तक अगर सिंध हुकूमत कराची बंद कर रही है तो इसका रद्द-ए-अमल क्या होगा? यानी 8 अगस्त तक ऐसे ही कराची बंद रहा तो अवाम क्या करेंगे? इस तमाम तर सूरत-ए-हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन ऑल कराची ताजर इत्तेहाद हम्माद पूनावाला साहब ने। हम्माद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सिंध हुकूमत ने अचानक कराची में लॉकडाउन का फैसला किया है, जबकि कोरोना के हवाले से बार बार पहले से ही सिंध हुकूमत को आगाह किया जा रहा था कि सरकार रहम कीजिए, कोरोना बहुत बढ़ रहा है, पर साइंस सरकार के कान में जूं तक ना रेंगी। क्या समझते हैं कि अब जो उनका अचानक फैसला है, अवाम पर इसका रद्द-ए-अमल क्या होगा और असरात क्या होंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं थोड़ी सी करेक्शन कर दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिंध गवर्नमेंट तो हमेशा बहुत ज़्यादा सख्ती कर रही है और अपना, मेरे हिसाब से तो पूरे पाकिस्तान में अगर सबसे ज़्यादा कहीं पर इसको सीरियसली लिया जा रहा है तो वो सिंध में लिया जा रहा है। और इतना सीरियसली लिया जा रहा है कि सिंध वालों को और कराची वालों को स्पेशली मैं समझता हूँ कि इसका नुकसान हो रहा है। और पूरे कराची में जो है जिस तरीके से लॉकडाउन देखा जा रहा है, मेरा ख्याल पूरे पाकिस्तान में नहीं है इस तरीके से लॉकडाउन। नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है कि इस वक्त जो मामला है, इस वक्त जो लॉकडाउन लगाया गया है, वो वाकयतन ऐसा लॉकडाउन है कि जिसका नुकसान सामने आ रहा है। सवाल सिर्फ और सिर्फ ये कि पहले नहीं बताया गया था, क्योंकि हुकूमतें प्लानिंग करती हैं। हम विफाकी हुकूमत की बेजा हिमायत नहीं कर रहे, हम बिल्कुल ये बात नहीं कर रहे कि विफाकी हुकूमत 100% ठीक है। उनकी आपस की तकरार की हम उस बात को जानते और मानते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सवाल यह है कि सिंध हुकूमत को इससे पहले आगाह किया जाता रहा था और सिंध हुकूमत को चाहिए था कि वो अपने अवाम को पहले आगाह करते ताकि अपने तमाम तर मामलात को, जो मारूजी मामलात हैं, उन पर कुछ काम कर लेती, चाहे ताजर इत्तेहाद था, चाहे अवाम थे। देखिए, इस लॉकडाउन की सिचुएशन को बड़े तरीके से हैंडल करना था। इस वक्त हमारी जो पोजीशन है, जो इकोनॉमिकल कंडीशन है, उस वक्त हम बिल्कुल भी लॉकडाउन अफोर्ड नहीं कर सकते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी जो सिंध गवर्नमेंट और वफाक अपनी लूप होल्स को छुपाने के लिए इस वक्त ताजरों को जो है लॉकडाउन का निशाना बनाया गया। अगर आप सिंध गवर्नमेंट का देख लें, वो लॉकडाउन लगा रहे तो उनकी अपनी तैयारियां पूरी नहीं है। हमारे पास हॉस्पिटल्स नहीं है, वैक्सीनेशन सेंटर्स प्रॉपर नहीं है, लोग इस वक्त बड़ा परेशान है। जब से ये लॉकडाउन लगा है, आप देखें एक्सपो सेंटर और जो हमारे पास वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वो सब जो है फुल पैक हो चुके हैं। आप एक तरफ लॉकडाउन की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप एक्सपो सेंटर में 50,000 लोगों का मजमा लगा हुआ है। जितने वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं आप जरा जाके वहाँ देखें कि वहाँ कोरोना नहीं होता लोगों को। तो हमें ट्रेड का भी जो है वो कोटा दिया गया, लेकिन उसके अंदर भी हम पूरा नहीं कर पा रहे। इस वक्त सिंध गवर्नमेंट वैक्सीनेशन प्रोवाइड करने में इस वक्त नाकाम हो चुकी है और मुझे नहीं लगता कि लॉकडाउन जो है वो उसका कोई खास फायदा हो रहा है। जिस तरीके से आवाम इस वक्त परेशान है, इसका ये सोल्यूशन नहीं था। इनको प्रॉपर्ली तौर पे जिस तरह पोलियो की मुहिम चलती है उसी तरीके से वैक्सीनेशन की डोर टू डोर जो है वो प्रोवाइड करनी चाहिए थी वैक्सीनेशन। अच्छा, इस पर क्या कहेंगे कि कोई ज़ाब्ते पहले क्या बताए गए थे आपको? कोई 1 हफ्ता पहले या 2 हफ्ते पहले या कोई 1 दिन पहले भी कहा गया था कि इतने बजे मार्केट्स बंद आपने करना है, आपने ये मार्केट्स खोलना है, इन चीज़ों को खोला जा रहा है, स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जा रहा है? नहीं जी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ना सिंध गवर्नमेंट हमें जो है वो लूप में ले रही है, ना वफाक ले रही है। और इस वक्त ताजरों को खास तौर पे स्पेशली स्मॉल ट्रेड को जो है नजरअंदाज किया जा रहा है और बिल्कुल अचानक से फैसले होते हैं। मतलब हमारी जो है प्रेडिक्शन जरूर थी कि लॉकडाउन होने जा रहा है, लेकिन हमें नहीं पता था कि इतने फौरी तौर पे कंप्लीट लॉकडाउन पे जाएंगे। बहुत शुक्रिया हम्माद पूनावाला साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, सिंध के अंदर और अगर मुकम्मल तौर पर बात की जाए तो ओवरऑल कोरोना केसेस बड़े हैं। कराची में आदाद-ओ-शुमार रोजाना ऊपर आ रहे थे, हलाकतों की तादाद भी बढ़ रही थी और अस्पतालों के ऊपर लोड भी बहुत बढ़ गया था।
तब भी सारे खबरदार कर रहे थे, पर सिंध हुकूमत का कोई रद्द अमल नहीं आया। हमने ये नहीं देखा कि वो कुछ अमल दरामद करवा रहे हैं, अवाम से कुछ अपील कर रहे हैं, लोगों को ज़हनी तौर पर तैयार कर रहे हैं। कुछ मकामात में उन्होंने नए कानून बनाए होते, कोई ज़ाब्ते बनाए होते कि इतने बजे मार्केट बंद कर देंगे, इतने बजे ये काम किया जाएगा, इन चीज़ों को बंद किया जाएगा, इन चीज़ों को, इन मार्केट्स को खोला जाएगा, स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाएगा। मगर अफसोस ऐसा कुछ नहीं हुआ। अचानक से हुकूमत को एक बहुत बड़ा लॉकडाउन लागू करना पड़ा है। इसके कुछ असरात सामने आ रहे हैं। हमारे पास कुछ तस्वीर हैं, ये तस्वीर देखिए, कुछ फुटेज हैं। ये तस्वीर और फुटेज ये बता रही हैं कि जो लोग सिंध में कराची में दाखिल हो रहे थे और जो लोग इस ऐलान से पहले, क्योंकि लॉकडाउन का ये अचानक ऐलान हुआ है, तो जो भी पहले से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठ गए थे वो अब सड़कों पे खार हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने रास्ते बंद कर दिए हैं। मिसाल के तौर पर सिंध हुकूमत का ये एक इंतहाई अजीब कदम है कि 35 किलोमीटर दूर कराची से काठोर पर अंदरूनी सिंध से कराची आने वाली बसों को रोक लिया गया है। मुसाफिर दरबदर हो गए। ये वो मुसाफिर हैं जो लॉकडाउन से पहले बसेस में सवार हो चुके थे। सिंध हुकूमत की जानिब से एनसीओसी के फैसले की खिलाफ वर्जी करते हुए ट्रांसपोर्ट को बंद कर दिया गया है। यानी पहले जागे नहीं, पहले एसओपीज को फॉलो नहीं किया, पहले एसओपीज का ख्याल नहीं रखा, और अब सूरत हाल ये है। और जब सूरत हाल का ख्याल किया है तो एकदम हथौड़ा मारा, पब्लिक को मजबूर कर दिया गया। अब लोग खार हो रहे हैं, जाते हुए कहते हो कयामत को मिलेंगे। क्या खूब कयामत का है गोया कोई दिन और। यहां पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद होंगे तज्जियाकार आसिम मलिक साहब। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हमने ये बात आपसे कही थी कि इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल चल रही है, कोरोना की सूरत हाल, इस कोरोना की सूरत हाल में पाकिस्तान इस सख्त लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। और सिंध में जो सूरत हाल नजर आ रही थी, उस तमाम तर सूरत हाल के मद्देनजर एनसीओ ने बहुत सारी ऐसी बातें की थी जिनको सिंध हुकूमत को मानना चाहिए था। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है तज्जियाकार आसिम मलिक साहब ने। आसिम मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी बहुत शुक्रिया। ये जानना चाहूंगा कि एनसीओसी ने बहुत सारी तजावीज दी थी, एनसीओसी की तजावीज को खातिर में नहीं लाया गया, और फिर हुआ ये कि सिंध हुकूमत ने एकदम अचानक लॉकडाउन लगा दिया, जिसकी वजह से अवाम को काफी परेशानी का सामना है। इस पर क्या कहेंगे आप? मेरे ख्याल से ये इकदाम जो है ये काफ़ी एमरजेंसी में और बग़ैर किसी सोच समझ के किया गया। बहुत जल्दबाजी में ये फ़ैसला था। इससे पहले एनसीओसी ने मुतअद्दिद दफ़ा गवर्नमेंट के थ्रू आवाम को बावर करने की कोशिश की है कि वो मास्क का इस्तेमाल करें, और आने वाली जो चौथी डेल्टा वायरस की लहर है इससे भी आगाही काफ़ी देर से दी जा रही थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि आवाम ने उस तरह से इसको जो है अपनाया नहीं, उन तमाम तदाबीर को जो एनसीओसी ने हमें एडवाइस की थी मुतअद्दिद दफ़ा ओवर द टाइम। और अब सिंध हुकूमत जो है मैं समझता हूँ कि उनका इस वबा के मामले में इससे अच्छे तरीके से निपटने से, नंबर आज़मा होने से उनकी तैयारी इस पे नामुकम्मल थी। अब जब उनको एहसास हुआ है कि आवाम जो है ना सिर्फ ये कि अपने मास्क वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर रहे, और वो डिस्टेंस मेंटेनेंस जो था उसको भी फॉलो नहीं किया गया, एनसीओसी की तरफ से जितनी भी एडवाइस की गई थी पैरामीटर्स उनको मलहूज़ खातिर नहीं रखा गया। तो अब नतीजतन जो है जब गवर्नमेंट को एहसास हुआ है, सिंध गवर्नमेंट को, कि अगर ये फौरी तौर पे इससे नबर्द आज़मा ना हो सके तो ये एक केओटिक सूरत हाल पैदा हो सकती है। तो यकीनी तौर पे ये एक फ़ैसला जो है स्टैटिस्टिक्स को मद्देनज़र रखते हुए किया तो जाना चाहिए था, लेकिन इससे पहले मैं समझता हूँ कि जितनी तैयारी की ज़रूरत थी, जो इंस्टीट्यूशंस को रोल प्ले करना चाहिए था आवाम में आगाही पैदा करने के लिए, और उसकी शायद उसकी तरफ से काफ़ी कमी रही। अच्छा, इस मामले को सियासी मामला बनाया जा रहा है, जिस तरह से हमने देखा कि एनसीओसी ने भी खबरदार किया था, वफाकी हुकूमत ने खबरदार किया था कि इस तमाम तर सूरत हाल को, जो लॉकडाउन की सूरत हाल है, इसे मैनेज किया जाए, पहले लोगों को बताया जाए, इन्फॉर्म किया जाए, इस्लाहात नाफिज की जाए, लोगों को मालूम हो कि मार्केट्स कितने बजे बंद होंगी, कितने बजे खोली जाएंगी। लेकिन इन तमाम तर बातों पर कान नहीं धरे गए, और एक जो अहम फैसला किया गया है वो ये फैसला किया गया, कराची से 35 किलोमीटर दूर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रोक दिया गया। अब ये अचानक फैसला था। वो लोग जो वहां से यानी देही इलाकों से आ रहे थे या दीगर इलाकों से कराची की जानिब आ रहे थे, उन बेचारों पर क्या गुजरी? ये सूरत हाल काफ़ी, अगर आप देखें तो मुताबिकत रखती है जो इंडिया
में हुआ। इंडिया में भी जब ये चौथी डेल्टा वायरस के शुरू होने से पहले गवर्नमेंट वहाँ में भी तकरीबन सोई हुई थी और उन्होंने भी आवाम को इन मुश्किलात से दो चार किया और काफ़ी मुताबिकत लगती है हमारी सिंध गवर्नमेंट की इस पे। सियासत का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मेरे ख़्याल से सियासत तो वर्ल्ड ओवर हुई है और अभी तक हो भी रही है। अगर आप देखें तो अमेरिका में भी इवन ट्रम्प तक की जो गवर्नमेंट है वो सक्सीड नहीं कर सकी, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जो कोरोना की सूरत हाल को अच्छी तरह से ना निपटने की वजह से जो उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा। कराची में भी मैं यही समझता हूँ कि सियासत की जा रही है। एक ओवरऑल जो एलिमेंट है वफाकी हुकूमत से मुखालफत का, वो चाहे कोरोना हो या जो दीगर हमारे मामलात हैं उनमें भी हो, वो एक उसमें कंटिन्यूटी देखी जा रही है और मैं समझता हूँ कि इस पे सियासत वाकई ही ज़्यादा हो रही है और इसमें NCOC के उसको एक वफाकी इदारे के तौर पे जो उसे कायम किया गया है और उनको ये समझ बूझ रखते हुए कि उनका मुकम्मल जो फोकस है और उनका मुकम्मल जो मकसद है वो आवाम की फलाह है। सही। और उस पे जो है शायद किसी किस्म की जो है वो मुनासिब जो है आप कह लें कि उस पर गौर नहीं किया जा रहा और इस पे सियासत यकीनी तौर पे जो है उसका एलिमेंट। अच्छा, आखिर में इस पर क्या कहेंगे कि जब पहले लॉकडाउन लगाया गया था तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी अपनाई थी। कुछ जगहों को खोला गया, कुछ जगहों को बंद किया गया, औकात मुकर्रर किए गए और पूरी दुनिया में इस बात को तस्लीम किया गया कि पाकिस्तान ने सेफली प्ले किया है, वेल प्ले किया है। अब जो मौजूदा सूरत हाल है, जो मौजूदा वायरस की सूरत हाल है, क्या इस सूरत हाल में भी वज़ीर आज़म इमरान खान का कोई फार्मूला कारआमद हो सकता है, कामयाब हो सकता है? मेरे ख्याल से इदारों को मुकम्मल तौर पे इख्तियार जहाँ वफाकी इदारों के हैं, वहीं आप देखें कि सूबाई जो गवर्नमेंट हैं वो भी मुकम्मल तौर पे ख़ुद मुख्तार हैं अपने अपने सूबे के अंदर इंतज़ामी अमूर को देखने के लिए। और यकीनन एक क्लैश पाया जाता है वफाकी हुकूमत का उन सूबाई गवर्नमेंट्स के साथ जहाँ पे वफाकी हुकूमत जो है मुकम्मल तौर पे निज़ाम को और अपने इदारों की जो तजावीज़ हैं उनको नाफिज नहीं कर पा रही। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब की जो विज़न थी कोरोना से डील करने के लिए उन्होंने जो भी इससे पहले पैरामीटर्स और जो भी अमली इक़दामात किए, हमारे दुनिया भर में हमने देखा कि उसको पजीराई हासिल हुई। गैलप सर्वेज़ और जितने भी दूसरी जो मुस्तनिद इदारे थे स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक, और हमें बड़ा यूनाइटेड नेशंस में WHO ने और बेशुमार दूसरे इदारों ने हमें उस पर काफ़ी हमें एडमायर किया, हमें जो है वो प्लॉजिबल था उनका ये एक्ट। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो ऑन गोइंग सूरत हाल है इस वक्त सिंध की ख़ुसूसन ये काबिल तशवीश है और यकीनी तौर पे हमें बहुत सी जो दूसरी सफरी पाबंदियाँ और जो दूसरे मामलात हमें जो हैं वो पेश नज़र हैं, उनमें हमें रुकावटों का और मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आसिम मलिक साहब आपके वक्त का। नाजरीन, यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम जिक्र करेंगे कि किस तरह से, जिस तरह से आसिम मलिक साहब ने ये बात कही थी कि भारत में भी ऐसी ही सूरत हाल का सामना था, फिर एकदम अचानक लॉकडाउन लगा दिया गया, उससे जो सूरत हाल पैदा हुई उस पर हम बात करेंगे और उस वक्त में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने जो पॉलिसी अपनाई थी उस पर भी बात की जाएगी। हमारे साथ रहिए। मोदी पहले जाग नहीं रहा था और फिर जैसे जागा तो पूरा कर्फ्यू लगा दिया, पूरे का पूरा भारत यह कहकर बंद कर दिया कि मैं भारत को महफूज बना दूंगा। लेकिन हुआ क्या? लोग बेचारे कई माह पैदल चलते रहे, बहुत परेशान होते रहे, उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिली, अपने घरों में जाना मुश्किल हो गया, लोग भूखे मरने लगे, परेशानी से मरने लगे और मोदी को सियासी महाज पर बड़ा नुकसान हुआ। ये मुआशरती नुकसान भी था। मोदी ने ये एक पॉलिसी के तहत किया था, उसको लगा ये पॉलिसी ठीक है लेकिन नाकाम हो गया। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने स्मार्ट लॉकडाउन की एक पॉलिसी अपनाई, कुछ बंद किया, कुछ खोला, बड़े तरीके से इकोनॉमी भी चलती रही और लोग भी बचते रहे। तो इसका फायदा यह हुआ कि पाकिस्तान में जो तमाम सूरत हाल थी उसको इस अंदाज से कंट्रोल किया गया कि दुनिया ने तारीफ की कि पाकिस्तान में बहुत जबरदस्त तरीके से कोरोना वायरस से निपटा है। जबकि बिलावल भुट्टो साहब का स्टेटमेंट है कि कोरोना से कराची में भारत जैसी सूरत हाल हुई तो जिम्मेदार इमरान खान होंगे। वफाक कोरोना के खिलाफ खुद कुछ करता है, ना हमें करने देता है। वफाक की हुकूमत सिंध के अवाम का ख्याल रखने की बजाय हमारी बेइज्जती कर रही है। सिंध में अगर कोरोना वायरस फैला तो इसकी जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत पर होगी। इस तमाम तरह सूरत हाल पर बात करने के लिए
ہمیں جوائن کیا ہے سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ صاحب نے۔ حلیم صاحب، یہاں کرونا نے تباہی مچائی ہوئی ہے اور سندھ وفاق پر الزامات کے نستر چلا رہا ہے، کیا سمجھتے ہیں کراچی میں کرونا کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے پیچھے در حقیقت کس کا ہاتھ ہے؟ دیکھیے، بڑا واضح ہے کہ کراچی سندھ میں ہے اور سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور پورے پاکستان میں جہاں این سی او سی کے فیصلوں کو من و من تسلیم کر کے، جو کہ سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ ہے کہ این سی او سی کے تحت فیصلے تسلیم کی وفاق کی حکومت بتائے گی، صوبے اس کو فالو کریں گے۔ جب یہ اپنا ڈیر عید کی مسجد کھڑی کرتے ہیں، جب یہ نادر شاہی طریقے سے فرمان جاری کرتے ہیں اور یہ لاک ڈاؤن لگا دیتے ہیں، تو الٹیمیٹلی ذمہ دار گورنمنٹ کی ہے۔ وفاقی حکومت تو ریلیف دے رہی ہے۔ وفاقی حکومت کو آپ دیکھیں کہ وفاقی حکومت نے کیا کچھ نہیں کیا۔ اس وقت 69 لاکھ جو ویکسینز ہیں وہ وفاقی حکومت کی جانب سے صوبے کو پرووائڈ کی گئی ہیں۔ جب سے کورونا کی وبا آئی ہے، جتنی پی پی ایز کی ٹیسٹنگ اس وفاق نے دی تھی، پی پی ایز وفاق نے دیے تھے، اس کے علاوہ وینٹیلیٹرز وفاق نے دیے تھے، آکسیجن بیڈز وفاق نے دیے تھے۔ اب جو ویکسینز آ رہی ہیں وفاق دے رہی ہے، اور جب کورونا میں لاک ڈاؤن لگا تھا تو سندھ بھر کے 50 لاکھ لوگوں کو 65 ارب روپے کے ساتھ ایمرجنسی کیش کے تحت وفاق نے دیے تھے۔ سندھ گورنمنٹ صرف ان کی خواہش ہوتی ہے کہ بس لاک ڈاؤن لگ جائے، اور میں بڑی معذرت سے دکھ کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو بھی صرف پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں، چونکہ اکنامک انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں، سندھ گورنمنٹ ایک سازش کے تحت عمران خان صاحب کو ناکام قرار دینے کے لیے وہ یہ نادر شاہ لاک ڈاؤن لگا دیتے ہیں۔ تو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کا 65% ریونیو جو ہے وہ سندھ سے آتا ہے۔ سندھ کا 90% ریونیو سندھ جنریٹ کرتا ہے، اس کے شہر کراچی جنریٹ کرتا ہے، اور اس کو سارا بند کر کے ایک زندگی کا پہیہ روکا جاتا ہے۔ اکنامک سائیکل چل رہی ہوتی ہے، وہ روکا جاتا ہے، سپلائی چین رک جاتی ہے، ٹیکسز کی کلیکشن رک جاتی ہے، جس کی وجہ سے پھر جب پیسے این ایف سی کے تحت کم جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی وفاق نے حملہ کر دیا۔ تو میں بتانا چاہوں گا کہ ان کا بڑا نیگیٹو سندھ کا رول رہا ہے۔ اور آج اگر خدا نہ خواستہ سندھ میں حالات خراب ہیں، اس کی ذمہ داری صوبائی حکومت ہے۔ اچھا، یہ بھی بتائیے گا کہ وزیر تعلیم سندھ سعید غنی کا کہنا تھا کہ وفاق یہ سارا ڈرامہ سندھ پر قبضہ کرنے کے لیے کر رہا ہے، 1 لاکھ عمران خان بھی آ جائیں تو سندھ فتح نہیں کر سکتے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ سندھ تو جی بالکل فتح نہیں کرنا کسی نے۔ سندھ تو محمد بن قاسم نے سندھ کے تھرو آئے تھے، اور فتوحات جب سے شروع ہوئی تھی۔ کوئی سندھ ہمارا اپنا ہے، اسی پاکستان میں ہے۔ ہم نے سندھ کے لوگوں کی خدمت کرنی ہے، اور سعید غنی صاحب تو بیچارے خود ایک زیر تعلیم وزیر ہیں کہ آج سندھ میں تمام پرچے آؤٹ ہوتے ہیں۔ آج تعلیمی نظام تباہ ہو گیا ہے۔ سندھ کی اسکولوں میں بھینسیں بندھی ہیں، بکریاں بندھی ہیں، گدھے لوٹ رہے ہیں، پتاکے بنی ہیں، اور سندھ کا ایجوکیشن سسٹم تباہ ہو چکا ہے۔ اب اس میں سعید غنی صاحب کی کمنٹ کو میں کوئی اہمیت نہیں دینا چاہتا، اور بات یہ ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بڑے نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ ان کا یہ بڑی خواہش ہے کہ عمران خان صاحب سندھ میں نہ آ سکے، تو انشاءاللہ اب عمران خان صاحب نے، چونکہ انہوں نے سندھ کو لاوارث چھوڑ دیا ہے، عمران خان صاحب انشاءاللہ سندھ کے عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور سندھ میں بھی انشاءاللہ تحریک انصاف آ جائے گی۔ بہت شکریہ حلیم عادل شیخ صاحب آپ کے وقت کا۔ ناظرین، این سی او سی ایک زبردست پلیٹ فارم ہے۔ سندھ حکومت کے علاوہ پوری دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے۔ اگر سندھ حکومت این سی او سی کی باتیں مانتی تو آج یہ حالات نہ ہوتے، لوگوں کی زندگیاں بچ جاتی اور یہ صورتحال نہ ہوتی۔ لیکن ابھی بھی این سی او سی کی باتیں ماننے کے بجائے سندھ حکومت اپنی ہٹ دھرمی پر برقرار ہے۔ یہ لوگ کسی ڈیزاسٹر کی طرف سندھ کو لے کر جائیں گے، اللہ کرے ایسا نہ ہو۔ خدا سندھ کو اپنے امان میں رکھے اور پاک سرزمین کے کونے کونے سے اچھی خبریں آئیں۔ اسی دعا کے ساتھ کہ خدا کرے میری ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ اپنے میزبان صفدر علی کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔